Hello everyone, I welcome you all. So today we will continue Unit 3. आप लोगों ने डिमांड किया कि इसको कंटिन्यू किया जाए. So we'll continue this, and as we have studied what is theory, what is learning, what is perception, Gestalt principle and theories of learning. So today we'll look at what memory is, and we'll finish this Unit 3 today. Okay, and then we'll continue with Unit 4 in the next video. Next, what is memory? See, the writer is saying कि आपने कल क्या खाया था, या आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, या आपको कार चलाना आता है या नहीं आता है. ये सब सोचने के लिए आपको एक स्टोरेज की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसको आप मेमोरी कहते हैं. यहाँ पे कहा है मेमोरी क्या है, लिखा हुआ है इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ रिटेनिंग इंफॉर्मेशन and reproducing reproducing it over a period of time when required to perform a cognitive task. तो मेमोरी क्या है, कुल मिलाकर के इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, अपने पास रखना, और जब मर्जी हो तब उसको प्रस्तुत करना, रिप्रोड्यूस करना. ठीक है, कुछ टाइम बाद अगर आप उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपने रिटेन करी है, तो फिर आपके पास आप मेमोरी से या फिर मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं. दैट्स ऑल. नाउ देयर आर 3 मेन स्टेजेस द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय आवर सेंसेस. वन इज एनकोडिंग, अनदर इज स्टोरेज एंड थर्ड इज रिट्रीवल. एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. एनकोडिंग मतलब जो भी आपको सेंसरी, आपको कुछ फील हुआ सेंसेस पे, ठीक, तो उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को आपने प्रोसेस किया फर्दर, दैट इज अवर एनकोडिंग. सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना मेमोरी सिस्टम से, एनकोडिंग, राइट. मतलब जो भी आपके सेंसेस को फील हुआ उसको मेमोरी तक पहुंचाना या मेमोरी सिस्टम तक पहुंचाना, दैट इज एनकोडिंग. स्टोरेज क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन आपको मिली उन सेंसरी इंफॉर्मेशन से, उसको रिसीव करना, ठीक, और उनको स्टोर करना. रिट्रीवल क्या होता है, रिट्रीवल ये होता है कि जो भी स्टोर्ड मटेरियल है आपके मेमोरी में, उसको अवेयरनेस के साथ प्रस्तुत करना, सामने लाना, जब चाहे तब, आफ्टर अ लॉन्ग और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो उसको अगर आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर अवेयर हो पा रहे हैं उस स्टोर्ड मटेरियल के बारे में, ठीक है, तो आप उसको सामने भी लेके आ सकते हैं. दैट इज अवर रिट्रीवल. नाउ however, any issue or hindrance in the completion of any of these stages can lead to memory failure. और अगर इन स्टेजेस में कहीं भी हिंड्रेंस होती है तो फिर आपका मेमोरी फेलियर हो जाता है. ठीक है, या तो आपको सेंसरी इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं मिली, ठीक है, या फिर आपका जो स्टोरेज है वहाँ पे आप रिसीव नहीं कर पाए इंफॉर्मेशन को कुछ कारण से, ठीक है. और रिट्रीवल मतलब, तो मेमोरी हमने कुल मिला के ये जाना कि जो भी हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं, जैसे मुझे यहाँ से किसी शॉप पे जाना है जो कि मेरे पास ही है घर के, तो उस शॉप तक पहुँचने के लिए मुझे कुछ रास्ता जो होगा वो पहले से याद होगा, तो मेरे कदम अपने आप उस शॉप तक जाएंगे. तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ मेमोरी, वी कैन से. नेक्स्ट, models of memory. The first model is the traditional model of memory, which is given by Atkinson and Shiffrin. Sorry. So they proposed a model of memory. क्या कहा इनने, कहा कि हमारा जो मेमोरी होता है वो बेसिकली एज अ कंप्यूटर होता है, जिसमें रैम भी होगा और रोम भी होगा. रैंडम एक्सेस मेमोरी भी होती है और रीड ओनली मेमोरी भी होती है. रैंडम एक्सेस मेमोरी कब काम आती है, जैसे कि कंप्यूटर में छोटे टास्क्स को या टास्क्स एट हैंड को, जिस समय आप काम कर रहे हैं उस समय जो मेमोरी यूज़ हो रही है वो रैम होती है, और रोम जिसमें आप स्टोर करते हैं, ठीक है ना.
जो कि एक बड़ा स्टोरेज होता है जिसमें आपका मैक्सिमम पोर्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड रहता है. तो सेम हैपन्स, एटकिंसन और शिफ्रिन ने कहा कि सेम हैपन्स विद आवर ब्रेन, सॉरी विद आवर मेमोरी, with human memory. We have RAM and we have ROM. RAM is for tasks at hand and ROM is for vast storage capability. Next comes, so they said there are different forms of memory systems. One, sensory memory, then short-term memory, and then long-term memory capacity, then long-term memory, right? These are the three main memories that they have given as per the traditional model of memory which is given by Atkinson and Shiffrin. क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा सेंसरी मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है. तो इन्फॉर्मेशन आई, सबसे पहले सेंसरी मेमोरी के पास जाएगी. ये एज अ रैम काम कर रहा है जिसकी कैपेसिटी कम है, ठीक है, 1 सेकेंड से भी कम है. एंड देन आपका अटेंशन पड़ेगा उस सेंसरी इंफॉर्मेशन पे, और वो सेंसरी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 30 सेकेंड से कम तक के लिए ड्यूरेशन के लिए आपके पास स्टोर रहेगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी. अटेंशन पड़ा क्योंकि आपका, ठीक है, ठीक है, कॉन्शियसली आपने एक अटेंशन दिया. उसके बाद क्या हुआ, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी तभी बनेगी जब एक एलैबोरेटिव रिहर्सल हो. एलैबोरेटिव रिहर्सल मतलब कि बार बार उस चीज़ को रिपीट करना, किसी तरीके से याद करना, ठीक है. अगर आप अपने ब्रेन में या फिर माइंड में उस मेमोरी को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को, उसको याद कर रहे हैं बार बार, तो उस एलैबोरेटिव रिहर्सल के कारण वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है जिसका ड्यूरेशन अप टू वंस लाइफ टाइम भी हो सकता है. तो जब तक आप हैं तब तक आपके माइंड में वो रहेगी, और इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है, इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है. ये आप समझ गए होंगे, राइट? तो इसी से ही आप सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में जान गए होंगे. सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आई, राइट, स्टोर्ड हुई, पर वो बहुत ही छोटे ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर्ड रहेगी. सेंसरी मेमोरी वो होती है. शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी वो है कि जब आप 30 सेकेंड्स तक किसी चीज़ को याद रखते हैं, जैसे कि आपको किसी ने फ़ोन नंबर बताया और आप उसको याद रख रहे हैं, राइट, तो 30 सेकेंड से कम, जितने भी सेकेंड्स तक आप जो चीज़ याद रखते हैं 30 सेकेंड से कम, दैट विल बी इन शॉर्ट टर्म मेमोरी. जैसे कि किसी को कॉल करना है मैनुअली, या फिर आप किसी ने डिक्टेशन दी है आपको, है ना, जैसे टीचर डिक्टेशन देता है कि भाई वर्ड्स लिखो, तो उसको आपको याद करना है जब तक कि आपने पन्ने पे नहीं लिखा, तो तब तक वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा. नेक्स्ट कम्स LTM. LTM मीन्स थिंग्स फ्रॉम लास्टिंग इवनिंग टू सिंस अवर चाइल्डहुड. थिंग्स फॉर लास्ट इवनिंग. सो यस, तो कह रहे हैं कि एलैबोरेटिव रिहर्सल के कारण जब इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी से, मतलब एलैबोरेटिव रिहर्सल हो बार बार उस इंफॉर्मेशन की, सो दैट विल बिकम योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. ठीक है, आपकी बचपन से जुड़ी जितनी भी जो भी आपको यादें हैं, दैट विल कम अंडर लॉन्ग टर्म मेमोरी. एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी जो मैं अभी कह रहा हूँ उसका आपके माइंड पे कुछ इम्प्रिंट पड़ रहा होगा, आप कुछ वर्ड्स सुन रहे होंगे, तो दैट विल बी अंडर शॉर्ट टर्म मेमोरी. सेंसरी मेमोरी इज समथिंग दैट यू आर फीलिंग, राइट? You are listening to me, so there is some voice coming to your ears, and that voice is a sensory memory. It is a sensory information. Whether you remember this or not, it depends कि भाई आपने उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में कॉन्शियसली स्टोर किया या फिर उस पर अटेंटिव रहे या नहीं. और if you do practice of what you have in short term memory, that will become long term memory. That is a simple thing. How information move from one memory system to another? एक मेमोरी सिस्टम से दूसरे मेमोरी सिस्टम में इंफॉर्मेशन कैसे मूव करती है, ये हमने बताया. जैसे कि जिस पे हमारा अटेंशन पड़ेगा
जिस पे हम अटेंटिव रहेंगे वही से STM को जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को जाता है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद जब हम बार बार फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस करेंगे उस थॉट को, उस मेमोरी को, दैट विल बिकम लॉन्ग टर्म मेमोरी. That levels of processing model. Next model we have, first model we have studied traditional model of memory, which was given by Atkinson and Shiffrin. Next we have levels of processing model, LOP. This model refutes the claim of Atkinson and Shiffrin. It says कि memory consists of different subsystem and information will be retrieved successfully or not depends on its level of processing. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब सिस्टम, ये बोल रहे हैं कि कोई स्टेजेस नहीं होती हैं, देर आर प्रोसेसिंग. ठीक है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग पे डिपेंड करेगा. और इसका ये डायग्राम मेन है जिससे आपको ये चीज़ याद रहेगी. ठीक है, फिजिकल, फोनोलॉजिकल और सेमांटिक. जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी उतना ज़्यादा आपके पास मेमोरी रहेगा. राइट. तो देखो फिजिकल में क्या आता है, कोई भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कोई भी फिजिकल गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म आपको किसी चीज़ के याद हैं तो उससे वो आपको, आपकी बस फिजिकल प्रोसेसिंग हुई है. ठीक है, और डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग कम है यहाँ पे, तो आपको मेमोरी जो है देर तक कोई चीज़ याद नहीं रहेगी, बस उसके फिजिकल एट्रीब्यूट से. उसकी थोड़ी गहराई में जाना है तो आपको एक फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि हैट राइम्स विद कैट, हैट और कैट सेम सुनाई देते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा और मेमोरी गहराई, मतलब कि वो थोड़ा और गहराई में जाएगा, तो आपकी डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग बढ़ेगी, जिससे कि आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा हैट और कैट, बिकॉज दे आर इन राइम्स. नेक्स्ट कम्स द सिमांटिक प्रोसेसिंग. इट मीन्स कि आपने अब मीनिंग भी समझ लिया कि हैट क्या है और कैट क्या है. अगर आपने इनका मीनिंग भी समझ लिया, देन ऑल्सो will be able to memorize these words, so that then it will come to semantic, which is the further increase in depth of processing of a memory. तो ये बिल्कुल नकार देते हैं. ठीक है, क्रेक एंड टुल्विंग ये बिल्कुल नकार देते हैं कि एटकिंसन और शिफ्रिन का कोई मॉडल सही नहीं है, इसमें प्रोसेसिंग होती है ना कि सब स्टेजेस होते हैं. बोलते हैं स्टेजेस नहीं होते हैं, प्रोसेसिंग होती है. नेक्स्ट कम्स व्हाट इज थिंकिंग. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज थिंकिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट थिंकिंग, दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली. राइट. सो थिंकिंग, it is written here, it is a higher mental process. It is a higher mental process. In the literature it has been defined primarily in two ways. One category of definition consider thinking as a problem solving activity. तो क्या कहते हैं कि थिंकिंग क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, या फिर ये भी कहा जाता है कि ये मैकेनिज्म है जिससे कि आप अपने बाहरी जगत का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. मतलब आपके पास, आपके बाहर जो भी आपको दिख रहा है उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है, दैट इज थिंकिंग. बाहर आपने जो भी देखा उसका आप क्या मीनिंग ले रहे हैं अपने लिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज थिंकिंग. या फिर साफ सीधी बात कि इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी. दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे लिखा है थिंकिंग इज अ बिहेवियर विच इज ऑफन इम्प्लिसिट एंड हिडन एंड इन विच सिंबल्स, इमेजेस, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड. Or it can also be defined as problem solving process in which we use ideas or symbols in place of overt activity. ठीक. तो किसी थिंकिंग क्या होती है, अपने आप में एक छुपी हुई चीज़ होती है जो कि इमेजेस, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में हो सकती है. ठीक है, मेंटली. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जिसमें हम आइडियाज़ और सिंबल्स का यूज़ करते हैं जिससे कि हम किसी भी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर पाएँ. ठीक है, या फिर एक्टिविटी को जब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं तो उसको, उस एक्टिविटी में कैसे हम उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर थिंकिंग. सो next we have कि there are
thinking can be categorized into various forms. First is perception. First is perpetual or concrete thinking. It is the simplest form. ठीक है, अगर आपको अपनी बुक, किसी फेवरेट बुक पे ये कहा जाए कि भाई उस पर कुछ सेंटेंसेस लिखिए, तो अब आपको परसीव करके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो लिखनी पड़ेगी ना. तो दैट कम्स अंडर परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग, जिसमें आपकी थिंकिंग का यूज होगा. ठीक है, आप चीज़ों को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल आदमी चीज़ों को अपनी दृष्टि से देखता है. ठीक है, उसका अपना एक परसेप्शन होता है चीज़ों को लेकर के. सो सेम हैपन्स इन परसेप्चुअल थिंकिंग. whatever you think about something, and if you are told to write something on that, so that will come under perpetual thinking. Next comes conceptual or abstract thinking. It is superior to perceptual. As they said, perceptual is the simplest form of thinking. So superior to perceptual is conceptual or abstract. इनमें हम symbols, language और concept का use करते हैं. That's why conceptual, concepts का use होगा. रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, इनसाइट बेस्ड थिंकिंग. ठीक है, जैसे आपको कोई भी इंसिडेंट होता हुआ देखा आपने, या किसी एक्सपीरियंस से, आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपको कुछ समझ में आया, कुछ कौंधा, राइट. आपको पता चला कि ऐसे होना चाहिए था, मतलब कि ये चीज़ इसलिए होती है या ऐसे होती है, जो भी. तो दैट विल कम अंडर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? रीअरेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्टिमुली टू क्रिएट समथिंग न्यू. कि जो कुछ भी आपके पास है उसका यूज करके कुछ नया बना देना, क्रिएटिव थिंकिंग कहलाता है. ठीक है, पर याद रखना, क्रिएटिवनेस इज ऑल्सो वेयर यू आर नॉट यूजिंग समथिंग ऑफ द पास्ट, राइट. यू आर इमर्स्ड इन टू द एक्शन सो मच दैट यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम पास्ट, and that's why it is creative in true sense. But here it is written as creative thinking is the rearranging the existing stimuli to create something new. Next comes, what is the critical thinking? Reason, judgment और examining assumptions. कोई assumptions आपने किसी चीज़ के लिए बनाए हुए हैं, कोई beliefs आपके हैं, ठीक है, तो उन beliefs को, उनको क्वेश्चन उठाना, ठीक है, उनकी रीजनिंग ढूंढना कि उन beliefs के पीछे कारण क्या है, या कोई कारण है या नहीं है. और बिलीव्स के पीछे कोई कारण होता नहीं है, ठीक है, या फिर आपने कुछ अज्यूम कर लिया है या कुछ जज कर लिया है और आप मान रहे हैं कि आपका जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही है. तो उस जजमेंट के पीछे अगर आप कहीं लॉजिक देख पा रहे हैं, कहीं रीजनिंग ढूंढ पा रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर क्रिटिकल थिंकिंग. द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग मेंटल इमेजरी, concepts and propositions. So process of thinking क्या होती है? इसमें तीन चीजें आती है. एक तो आता है मेंटल इमेजरी, एक दूसरा आता है कॉन्सेप्ट्स, तीसरा आता है प्रपोजिशंस. तो हम यहाँ पे राइटर कह रहा है कि दो तरीके से सोचते हैं, दो फॉर्म में सोचते हैं मोटा मोटा. फर्स्ट इज वर्ड की फॉर्म में, ठीक है, शब्दों की रूप में, या फिर हम सोचते हैं चित्र या मेंटल इमेजेस के फॉर्म में. ठीक है, द थॉट वी हियर इन आवर माइंड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स और वर्ड्स इज नोन एज प्रपोजिशनल थॉट. और जो थॉट्स हम अपने मन में सुनते हैं स्टेटमेंट्स के फॉर्म में या वर्ड्स के फॉर्म में, उन्हें प्रपोजिशनल थॉट कहते हैं. ठीक है, अब ये क्या है, इनको गहराई से जानते हैं, गहराई से जानेंगे इनको कि भाई वर्ड्स के फॉर्म में कैसे सोचा जाता है या मेंटल इमेजेस के फॉर्म में कैसे सोचा जाता है. और ये प्रपोजिशनल थॉट होता क्या है? हमारे मन में चल रहे सेंटेंसेस जो कि थॉट ही हैं, उनको प्रपोजिशनल थॉट कहा गया है. देखिए, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट, वन शुड नॉट वेस्ट द वाटर, ब्लैक इज ब्यूटिफुल कलर. ये क्या क्लेम कर रहे हैं? कुछ ना कुछ क्लेम कर रहे हैं कि भाई ब्लैक इज अ ब्यूटीफुल कलर, ब्लैक ब्यूटीफुल कलर होता है और पानी जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए. इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? प्रपोजिशनल थॉट कहेंगे. अनदर मोड ऑफ थिंकिंग इज विजुअल थॉट्स और इमेजिनल थॉट्स.
It is a type of thought that we see in our mind. ठीक. These propositional thought and imaginal thought are two primarily modes of thinking. To understand imaginal thought, first we need to understand mental images, and to understand propositional thought, we need to understand the meaning of concept. तो यहाँ पे कह रहे हैं हम दो फॉर्म में ही मोटे मोटे से समझते हैं, मतलब सोचते हैं दो फॉर्म में, एक वर्ड, दूसरा मेंटल इमेजेस. ठीक है. और वर्ड्स को अगर आप स्टेटमेंट के फॉर्म में बना दें सो दैट विल बिकम प्रपोजिशनल थॉट, और मेंटल इमेजेस को अगर आप एक मूवी की तरह चला दें मन में, दैट विल बिकम विजुअल थॉट और इमेजिनल थॉट. दैट इज अ बेसिक थिंग. नाउ व्हाट इज मेंटल इमेजरी? विजुअल इमेज ऑफ, देखिए आपको कोई आपका दोस्त कहता है कि कोई बर्ड है जो येलो कलर की है, जिसकी चोंच ट्रांसपेरेंट है, राइट. ठीक है, कलरलेस है, तो आप एकदम से उसको इमेजिन कर लोगे. तो उसी को ही कहते हैं मेंटल इमेजरी. विजुअल इमेज ऑफ दैट बर्ड विच योर फ्रेंड टोल्ड टू assume or depict in your mind. So that description of visual image of that bird is mental imagery. What is concept? Concept is a representation of entire class. क्या लिखा है यहाँ पे? Our concept of a class. देखिए, concept ये कह रहा है कि किसी भी चीज़ के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करते हुए को समझना. कि जैसे हम कार कहें तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है. किसका कॉन्सेप्ट आता है? 4 व्हील्स होंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट कि उसमें एक इंजन होगा. ठीक है, उसमें कम से कम 4 सीट या 2 सीट होंगी. ठीक है, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उसमें एक स्टीयरिंग होगा. तो इसी को ही हम कार के बारे में एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या करता है? इट रिड्यूसेस द मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी. अगर हमने कार कहा है तो कार के बारे में एक ही तरीके से सोचा जाएगा. ठीक है, कॉन्सेप्ट यानी कि सिद्धांत कह लें. नाउ फर्दर इट हेल्प्स अस इन डेवलपिंग प्रोटोटाइप ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, अ प्रोटोटाइप इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ कॉन्सेप्ट और अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जांपल, फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ कार, our prototype might include properties like having 4 wheels and petrol engine. That's what we have said. Now what comes under propositions? The proposition में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ट्रीज आर ग्रीन. तो ट्रीज अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, ग्रीन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट. दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला दिया तो दैट विल बिकम स्टेटमेंट. एंड इफ दिस स्टेटमेंट इज इन योर माइंड और इन योर थॉट्स, दैट विल बी प्रोपोजिशन, राइट? प्रोपोजिशनल थॉट. तो प्रोपोजिशन क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन बट नीदर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और नॉर इन द इमेजेस. ठीक, ना ही ये वर्ड होता है अपने आप में, ना ही ये इमेजेस होता है. ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, दो कॉन्सेप्ट्स को मिला करके उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने को ही प्रोपोजिशन कहते हैं. ठीक है, ये एक स्मॉल स्टेटमेंट होता है which can be judged as true or false. It could be true or false, right? It could be anything. But the main thing is दो concepts के बीच में relation लाना. Trees एक concept है, green एक concept है, दोनों को relate कर दिया, that is proposition. Next comes thinking is not a passive act. We keep relating one concept to another to understand our word in a better way. We think not regarding words or images only but also their concerned meaning. ठीक है, thus we represent our word in the form of meanings by relating concepts together, and that is what we call as यही हमने proposition के बारे में समझा. हमने कहा कि हम सिर्फ word और images के बारे में नहीं सोचते हैं. ठीक है, हम उनके concerned meaning के बारे में भी समझते हैं कि वो अपने आप में दो concepts relate करके क्या meaning form कर रहे हैं हमारे इस word में, and that is our proposition, right? I think it is almost completed. This unit is completed. Okay, so we'll move to next unit and further video. Okay, thanks for watching.